तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं सुषमा पांडे। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। हल्दी की सफल खेती भाग 1। वैज्ञानिक विधि से सूरण की बुवाई। हमारे प्रदेश के बहुत से किसान हल्दी की खेती करके अच्छा लाभ कमाते हैं। चूंकि हम अपने प्रदेश के सफल किसानों के अलावा अन्य प्रदेश के भी सफल किसानों की कहानी को कार्यक्रम में दिखाते रहते हैं, तो आज हम आपको मिलवाते हैं मध्य प्रदेश के जिला बिलासपुर के प्रगतिशील कृषक भरत क्षेत्रपाल से, जो हल्दी की खेती करके 110 क्विंटल प्रति एकड़ उपज से लाखों की आमदनी प्राप्त कर रहे हैं और अन्य किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। तो आइए मिलते हैं उन्हीं से और जानते हैं हल्दी की खेती में आय और व्यय के बारे में। जैसा कि अभी आपने देखा कि हमारे यहाँ हल्दी की खुदाई का काम अभी हुआ है। हमारे यहाँ जो हल्दी की खेती की गई थी वो लगभग 1 एकड़ में की गई थी। इस वक्त हम उसकी खुदाई कर चुके हैं। ये बीज के प्रयोजन से की गई खुदाई है, जो कि इस वजह से इस महीने में हुई है। जहाँ तक इसमें किए गए खर्चों की बात है, तो सबसे पहले हमारी शुरुआत हो जाती है जब हम इसकी गहरी जुताई या खेत की तैयारी करते हैं। तो खेत की तैयारी में लगभग हमको इसमें गहरी जुताई, फिर रीच मेकर से रीच बनाना और उसको लेवलिंग करना, रोटोवेटर चलाना, इस तरह के पूरे जो ट्रैक्टर के मतलब कार्य हैं, इनमें लगभग 10,000 रुपये का हमको व्यय आता है। उसके बाद में हमें बीज प्रबंधन भी चूंकि गुणवत्ता के साथ में वो करना होता है। तो जो बीज अभी इस साल जब हम लेके आए थे, उस समय इसकी कॉस्ट मेरे को 25,000 रुपया कोरापुट से ये ला करके पड़ी थी, जो लगभग 6 कुंटल हम लेके आए थे। उसके बाद में मैन पावर मैनेजमेंट में लगभग आज तक में उस खेत में हमने 140 से 145 लेबर खर्च किए हैं, जो कि लगभग 20,000 रुपये के आसपास का पेमेंट किया हुआ है इनका हमने। फिर बारी आती है खाद प्रबंधन की। खाद प्रबंधन में हमारा वो गोबर की खाद से शुरू हो जाता है। उस समय से लेकर के रासायनिक खादों के प्रबंधन तक में हमने इसमें लगभग 12,000 रुपये खर्च किए हैं। निंदाई गुड़ाई वगैरह तो हमने पूरे लेबर में जोड़ लिया। जो नींदानाशक के मार्फत से मतलब यानी वीडीसाइड वगैरह डाल के हमने जो नींदा नियंत्रण किया है, उसमें लमसम 5,000 रुपया हमने खर्च किया है। जल प्रबंधन के लिए जैसा कि आपने देखा कि हमारे यहाँ ड्रिप में ये लगे हुए हैं, तो उसके लिए जो ड्रिप
का वैल्यूएशन लॉस है, ये पहले से उस खेत में लगा हुआ है। वैल्यूएशन लॉस में हम 10,000 रुपये करीब करीब जोड़ते हैं, और जल प्रबंधन में भी लगभग 10,000 रुपया वार्षिक व्यय जो बिजली वगैरह के माध्यम से हमने किया है। उसके बाद में इसकी मार्केटिंग विपणन व्यवस्था में लगभग हमारा 8 से 10,000 रुपये अभी खर्च होना है। ऐसे करते कुराते लगभग 1 लाख से 1,10,000 के आसपास का इसका कुल व्यय हमारे द्वारा इसमें किया गया है। और आज इसके मूल्य का जहां तक निर्धारण का मुद्दा है, तो चूंकि मैंने जैसे आपको बताया कि ये बीज के पर्पज से हमने इसको उत्पादित किया है, और उसमें जो भी अभी मैंने बिक्री की बात की है या जिन किसानों से भी मेरी वो हुई है, उनको हमने 25 रुपये के मूल्य से इसकी बिक्री का वो किया हुआ है। 25 रुपये पर केजी, 2500 रुपये पर कुंटल के हिसाब से हमने इसकी वो की है, जो कि लगभग समझ लीजिए अब ये 2.5 लाख के आसपास का वो होगा। और 1,10,000 या 1,15,000 रुपये मैं खर्च भी वो करता हूँ, तो 1.25 लाख के आसपास मुझे शुद्ध प्रॉफिट होने का वो है। जहाँ तक इसमें गंभीरता पूर्वक सोचने की बात है, तो इसके लिए अभी हमारे को प्रोसेसिंग प्लांटों की ज़रूरत है, ताकि किसान भाई मतलब अगर इसमें रुझान लेते हैं, हमें और ज़्यादा लाभ कमाने की संभावना है। सब्जी वर्गीय फसलों में ओल, जिसे जिमीकंद नाम से जाना जाता है, इसकी खेती हमारे प्रदेश के हाजीपुर, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, कटिहार, पूर्णिया इत्यादि जिलों में बड़े पैमाने पर की जाती है। जो किसान भाई सूरन की खेती करना चाहते हैं, उनके लिए ये बुआई का उचित समय है, किंतु इससे अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए कुछ अहम बिंदुओं को ध्यान में रखना होगा, जैसे सही खेत व प्रजातियों का चुनाव, खाद व उर्वरक प्रबंधन, बुआई तकनीकी व बुआई से लेकर खुदाई तक के कार्यों को सही समय पर करना इत्यादि। अतः किसान भाइयों, वैज्ञानिक विधि से ओल की खेती पर अपने अनुभव को बता रहे हैं ग्राम साधुपुर रजवाड़ा, जिला कटिहार के प्रगतिशील कृषक ठाकुर प्रसाद सिंह। और ओल का खेती हमारे कटिहार जिला में 10-12 साल से होना शुरू हुआ है। उससे पहले समस्तीपुर बड़े पैमाने पर होता है। इसको खेती करने के लिए फर्स्ट चांस तो ज़मीन का चुनाव करना चाहिए। ओल के खेती के लिए बलुई दोमट मिट्टी चाहिए, और इसको खेती करने के लिए सर्वप्रथम मिट्टी पलटने वाला हल से जोता करके पाटा चलाकर महीन भुरभुरी कर देना चाहिए। उसके बाद देसी हल से 3-4 चास करके और जंगल चुनने वाला विधा दे करके जंगल चुन करके हम लोग साफ कर देते हैं। उसके बाद 12-13 टेलर गोबर लग जाएगा। ओल रोपने के लिए प्रति थाला हम लोग 3 केजी गोबर देते हैं, 37 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 20 ग्राम अमोनियम सल्फेट, 16 ग्राम पोटास और 10 ग्राम नाइट्रोजन यूरिया का व्यवहार करते हैं। हम लोग गड्ढा खोद करके प्रति थाला गोबर उसी में देते हैं कि अलग अलग खरपतवार जो है इसका माने रस नहीं चूसता है, जो भी फायदा करता है डायरेक्ट पौधा लेता है इसको। हम लोग एक होता है गजेंद्र और एक त्रिवेंद्रम। हम गजेंद्र प्रजाति को लगाते हैं। त्रिवेंद्रम जो होता है उसका मुंह उठा हुआ होता है ऊपर, वो अच्छा नहीं लगता है देखने में, और इसका वजन भी अच्छा देता है। ओल रोपने का बीज दर कम से कम एकड़ में 35 से 40 किलो 40 कुंटल एकड़ लगता है। और बीज को उपचारित करने के लिए हम इमिसिन दवा 2.5 ग्राम प्रति लीटर और स्टेप्लोसाइक्लिन आधा ग्राम प्रति लीटर दर से 1 लीटर पानी में दे करके उपचारित करते हैं। बीज को 10-15 मिनट डुबा करके निकाल देते हैं। उसके बाद छाया में 10 मिनट सुखा करके तब रोपते हैं। और एक उपचारित करने का नया तकनीक और है कि ताज़ा गोबर को घोल करके और में बेबेस्टिन मिला करके हम लोग उपचारित करते हैं। ओल तो ऐसे दूरी 75 सेंटीमीटर के दूरी पर रोपते हैं हम लोग, जिसका कंद न्यूनतम कम से कम आधा किलो का होना चाहिए। इस ओल लगाने का समय मार्च से लेकर जून महीना तक लगाया जाता है। इसको नमी, इसमें तो जल निकास का अच्छी व्यवस्था होना चाहिए, और सिंचाई के लिए जब नमी कमी रहे बराबर सिंचाई करते रहना चाहिए। और इसको
प्रथम निकौनी 50 से 60 दिनों के बाद करनी चाहिए, दूसरी निकौनी 90 से 100 दिनों के बाद करनी चाहिए। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। मधुमक्खियों की देखरेख एवं प्रबंधन। यहाँ से होती है शुरू झारखंड की सीमा और यहाँ होती है खत्म। यहाँ है प्राकृतिक संसाधनों का प्रचुर भंडार, जिससे चलती है इकोनॉमी, कारोबार। यहाँ हो कोई मुश्किल पड़ी या खुशियों की हो घड़ी, हम होते हैं मौजूद हर पल हर जगह। इन सब के बीच है कुछ ऐसे ख्याल जो बदलने में जुटे हैं सूबे का सूरत हाल। झारखंड की हर खबर जोहार झारखंड में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। आज के समय में कृषि सह व्यवसायों में मधुमक्खी पालन काफी लाभकारी साबित हो रहा है, किंतु जो कृषक हाल ही में इस व्यवसाय की शुरुआत किए होंगे उनको अनुभव काफी कम होगा। अतः ऐसे किसानों के लिए जरूरी है कि इस समय मधुमक्खियों की उचित प्रबंधन एवं देखरेख पर कैसे ध्यान दें, जिससे कि उन्हें इस व्यवसाय से कोई समस्या ना आए। अतः इस समय मधुमक्खी पालन में क्या क्या ध्यान देने योग्य बातें हैं, इस पर जानकारी दे रहे हैं एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर प्रमोद मल्ल। देखिए, जो ये समय चल रहा है इसके अभी सारे जो मौन पालक भाई हैं वो सभी अपने बक्से एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले गए होंगे, जहाँ पे भी लीची का या अन्य कोई फ्लावरिंग प्लांट उपलब्ध हैं वहाँ पे अपने बक्सों को स्थानांतरित कर चुके होंगे। देखिए, स्थानांतरण करने के लिए जो मुख्य बातें हैं वो ये हैं कि आप जब भी बक्सों को स्थानांतरित करें उसमें शहद जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं होना चाहिए, बहुत हल्का शहद होना चाहिए, जिससे कि उसमें गर्मी से मधुमक्खियां ना मरे। अगर शहद ज़्यादा है, स्थानांतरित करने के पहले उनका निष्कासन कर लें और निकालने के बाद उनको अच्छी तरह पैकिंग कर लें। बक्सों को पैकिंग करने के लिए उसमें अंदर जो फ्रेम हमारे रखे हुए हैं उन फ्रेम में बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं होना चाहिए। उसके लिए अंदर छोटी छोटी कीलें आती हैं, जो फ्रेम अगर 6 फ्रेम है तो 6 फ्रेम के जस्ट बाद उसमें एक कील मार दें, जिससे अंदर जो है फ्रेम का मूवमेंट ना हो और मधुमक्खियाँ मरे ना। इसके बाद ऊपर से जो इनर कवर है, इनर कवर के अंदर एक टाट लगा लें। टाट लगा करके फिर इनर कवर ऊपर से उसमें कील मार दें और फिर टॉप कवर को उसमें पैक कर दें। उसमें पतली पट्टियाँ एल्युमिनियम की सीट्स आती हैं, उसको लगाने के बाद उसको अच्छी तरह पैक कर लें। तो इससे आपका बक्सा तैयार हो गया। शाम के समय जब अंधेरा हो जाए, जब सारी मधुमक्खियाँ छत्ते के अंदर हों, उस समय गेट जो है, जो मुख्य द्वार है मौन गृह का, वो गेट द्वार को बंद कर दें अच्छी तरह से। और बंद करने के बाद जब अच्छी तरह बंद हो जाए तो बाहर से मिट्टी का लेप हल्का सा लगा दें, जिससे कि उसको निकलने की संभावना ना हो। फिर रात के समय बक्सों को लोड कर लें और फिर जहाँ भी ले जाना है उनको ले जा सकते हैं। उसको ले जाते समय ध्यान रखें कि बक्से रात भर में उस गंतव्य स्थान पे पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे सुबह जाकर के उन बक्सों को उतार के पहला काम करें कि उसका जो मुख्य द्वार है वो खोल दें, जिससे हवा का आवागमन प्रारंभ हो जाए और मधुमक्खियाँ सफोकेशन से मरने की संभावना कम हो जाए। अगर बहुत लंबा टूर है आपका, बहुत दूर ले जाना है, दिन में भी चलाना है, तो ध्यान रखें कि उन बक्सों को थोड़ी ठंडी बना के रखें। कभी कभी बीच में रोक करके पानी का छिड़काव करते रहें। दिन में जहाँ रोकें वो पेड़ों की छाया के पास रोकें
और जब भी गाड़ी बंद करें आधे एक घंटे के लिए तो उसको चलते हुए रहने दें, इंजन चलता रहे जिससे हल्का फुल्का हिलता रहे गाड़ी, और हिलते रहने से उसमें जो ऑक्सीजन है उन मधुमक्खियों को मिलती रहती है और मधुमक्खियाँ मरने के चांसेस कम हो जाते हैं। जब छाया में कहीं एक आध घंटे के लिए गाड़ी रोकें तो वहाँ पे गाड़ी चलते रहने दें। इस तरह से करने पे आप जब भी पहुँचें दिन में और रात में 24 घंटे भी अगर चलना है तो कोई समस्या नहीं आती है, और इसके बाद आप उस स्थान पे ले आकर के बक्सों को उतार दें। अगर हम प्रबंधन की बात करें तो ये जो मुख्य सीज़न है ये प्रजनन काल भी कहा जाता है, मधुमक्खियों के लिए बहुत ही उपयुक्त समय होता है। और इस समय जैसा कि आप जानते हैं कि कीड़े बीमारियां बहुत कम लगते हैं, लेकिन और सब जो क्रियाकलाप है इसमें मधुमक्खी पालन में काफ़ी बढ़ जाती है। जो मधुमक्खी पालक भाई पुराने हैं वो जानते हैं कि रानी बनवाने का कार्य इस बसंत ऋतु प्रारंभ होने के पहले जस्ट या फरवरी के महीने से शुरू कर दें। अभी तो थोड़ा लेट हो चुका है, लेकिन इसको अगर फरवरी से हम शुरू कर दें तो मार्च में हमको नई रानी सारी मिल जाती हैं, और नई रानी मिलने से बक्से की जो स्ट्रेंथ है, जो उनकी पॉपुलेशन है वो अच्छी बनी रहती है और पूरे साल हम शहद का उत्पादन अच्छा कर सकते हैं। अब इस समय जो पुरानी रानी होगी वो काफ़ी स्वार्मिंग हो रही होगी, तो स्वार्मिंग की जो रानी है उसको भी हम रख सकते हैं अगर अच्छी कॉलोनी है, अगर रानी की क्वालिटी उसकी गुणवत्ता अच्छी है। तो इस समय जो स्वार्मिंग होती हैं उनको अलग बक्से में डाल करके हम नए बक्से के रूप में उनको अपना सकते हैं। तो इस समय जो रानी बनवाने का कार्य हो चुका होगा या चल रहा होगा वो अब कंप्लीट होने वाला होगा। इस समय जो रानी का प्रजनन है बहुत आसानी से हो जाता है और लगभग इसमें 80 से 90% सफल रानी का प्रजनन हो पाता है, तो इसलिए ये सबसे अच्छा सीजन माना गया है। और जो क्रियाकलाप है मधुमक्खी पालन में इस समय शहद का उत्पादन होता है। जो मुख्य हमारा हनी फ्लो सीजन है वो मार्च अप्रैल का महीना होता है, और इस समय बहुत सारे यूकलिप्टस के प्लांट होते हैं जिसमें फ्लावरिंग है, उनको कर सकते हैं। जंगल में बहुत सारे जंगली हमारे प्लांट्स हैं जिसमें फ्लावर्स आते हैं। आजकल बहुत सारे किसान भाई जंगल के किनारे रखते हैं जिससे कि उनमें जो पेड़ पौधे हैं, वाइल्ड प्लांट्स हैं, जंगली पौधों से काफ़ी अच्छा शहद प्राप्त होता है। ऐसा देखा गया है प्राय कि किसान भाई जो शहद का उत्पादन कर रहे हैं उसमें कुछ किसान भाइयों के जो शहद में उसमें नमी की प्रतिशत बहुत ज़्यादा होती है। ध्यान रखें पका हुआ शहद वही है जिसके भरने के बाद, सेल में भरने के बाद मधुमक्खियाँ ऊपर से सील कर देती हैं। जब छत्ते सील हो जाएं तो तभी आप समझें कि ये शहद निकालने लायक है, और 60 से 70% तक अगर छत्ते सील्ड हैं तो आप समझें कि शहद हमारा पक गया है और उसका निष्कासन किया जा सकता है। कुछ किसान भाई जल्दी निकालने के चक्कर में बिना सील्ड जो अनसील्ड हैं उन छत्तों से भी निकाल लेते हैं। उससे कच्चा शहद निकलता है और उसमें नमी की प्रतिशत ज़्यादा होता है, जो अगर हम स्टोर करें भंडारित करते समय उसमें सड़ने के चांसेस होते हैं, फर्मेंटेशन हो जाता है और उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है। तो किसान भाई ध्यान रखें कि हमेशा 60 से 70% अगर कोष्ठक सील हैं तभी शहद निकालें। दूसरी चीज़ कि इस समय पॉपुलेशन भी मधुमक्खियों की बहुत तेज़ी से बढ़ती है, और मधुमक्खी की पॉपुलेशन बढ़ने से इसमें क्राउडिंग होने की संभावना होती है। जैसी क्राउडिंग फील करें आप, बहुत भीड़ भाड़ अगर होने लगे तो आप उसमें अतिरिक्त छत्ते, उसमें 1 या 2 छत्ते डाल दें। उससे जो है मधुमक्खियों की जो सफिशिएंट जगह उनको पर्याप्त मिलती है और उस जगह में मधुमक्खियाँ फिर अपना कार्य करती हैं। रानी अंडे देती है और मधुमक्खियाँ जो वर्कर हैं वो शहद इकट्ठा करते हैं। इस समय एक और फ़ायदे होते हैं कि अगर डिवीज़न करके हमको कॉलोनी सेल करनी है, जो मधुमक्खियों की कॉलोनी बेचने वाले किसान हैं उनको इस समय बहुत आसानी होती है। 4-4 फ्रेम अलग करके और उसको नई क्वीन बना करके और हम कॉलोनी की सेल भी कर सकते हैं, और फिर हमारी एक अतिरिक्त आय के रूप में हम कॉलोनी की सेल करके अपनी उतनी की उतनी कॉलोनी बनाए रख सकते हैं, और जो हमने डिवीज़न किया हुआ है उन कॉलोनी को बेच के अतिरिक्त आय कर सकते हैं। तो किसान भाई अगर इस तरह से आप मधुमक्खी जो मौन वाटिका है और मधुमक्खियों के बक्से हैं इनका प्रबंधन करते हैं तो आप बहुत अच्छा लाभ प्राप्त कर सकेंगे। धन्यवाद।
मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके रांची द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि अगले 2-3 दिनों तक कहीं छिटपुट तो कहीं हल्की वर्षा होने की प्रबल संभावना है। अतः किसान भाई अपनी कटी हुई फसल को वर्षा से बचाव हेतु समुचित प्रबंध कर लें तथा अगले कुछ दिनों तक किसी भी फसल की कटाई का कार्य स्थगित रखें। वर्षा जल का समुचित संरक्षण हेतु खाली खेत की जुताई अवश्य करें तथा फसल वाले खेत में निकाई गुड़ाई का कार्य करें। गर्मा धान के खेतों में जल जमाव बनाए रखने के लिए मेड़ को दुरुस्त रखें तथा समय से रोपे गए धान में रोपा के 40 से 45 दिनों के बाद यूरिया का दूसरा भुरकाव करें। अगर खेत में खरपतवार की समस्या हो तो कोनोवीडर मशीन को 2 पंक्तियों के बीच में आगे पीछे करते हुए चला दें। इससे खरपतवार नष्ट होकर मिट्टी में मिल जाता है। साथ ही साथ मिट्टी के हल्का होने से वायु संचार की स्थिति में भी सुधार होता है। जो किसान भाई गेहूं की फसल पहले ही काट चुके हैं तथा थ्रेसिंग का कार्य जारी हो, वे जल्द से जल्द थ्रेसिंग का कार्य समाप्त कर अनाज को सुरक्षित स्थान पर रखने का प्रबंध करें। संभवित वर्षा के पहले गर्मा मूंग की फसल में निकाई गुड़ाई अवश्य करें ताकि मिट्टी में नमी ज्यादा से ज्यादा दिनों तक रह सके। बैंगन एवं भिंडी की फसल में फल छेदक कीड़ों एवं फूल गोभी तथा बंद गोभी की फसल में गोभी का पतंगा कीड़ों से बचाव के लिए जैविक कीटनाशी जैसे हाल्ट, डेल्फिन, बायोलैप आदि दवा का छिड़काव 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से दोपहर के बाद मौसम देखते हुए करें। लतर वाली सब्जियों जैसे खीरा, ककड़ी, कद्दू, कदीमा इत्यादि में लाल भृंग कीड़ों का आक्रमण हो रहा है, जिसके कारण पत्तियां बुरी तरह प्रभावित हो रही है। इससे बचाव के लिए नीम से बना कीटनाशी जैसे अचूक, निमेरिन, निमेटिन, निमेसिडिन इत्यादि में से किसी एक दवा का छिड़काव 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से 10 दिन के अंतराल पर साफ मौसम देखते हुए करें। लीची के छोटे छोटे फल को गिरने से बचाने के लिए पेड़ों में प्लानोफिक्स हार्मोन का छिड़काव 5 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर पानी की दर से साफ मौसम देखते हुए करें। तापमान में अनपेक्षित बढ़ोतरी के कारण मवेशियों में लू लगने की संभावना बढ़ जाती है। अतः किसान भाई अपने मवेशियों को धूप में निकलने से बचाएं, ज्यादा से ज्यादा पानी पिलाएं तथा जानवरों को नियमित रूप से नहलवाएं। अगर मवेशियों में लू लग गई है, जिसकी पहचान इस प्रकार है: चमड़े का रंग बदलना, मुंह से झाग निकलना, आंख के उजले भाग का लाल हो जाना तथा पानी गिरना, नाक से खून निकलना, भोजन में अरुचि दिखाना इत्यादि, तो पीड़ित मवेशी का तुरंत उपचार शुरू कर दें। उपचार के लिए मवेशी को ठंडे पानी से नहलाएं, सिर एवं नाक पर बर्फ का टुकड़ा रखें तथा आवश्यकता पड़ने पर एबिल दवा की सुई लगवाएं। सुई में दवा की मात्रा इस प्रकार रहेगी: वयस्क मवेशी को 10 मिलीलीटर, अवयस्क मवेशी को 5 मिलीलीटर तथा बकरियों को 2 मिलीलीटर प्रति जानवर। संभावित वर्षा को देखते हुए रबी फसल की कटाई के बाद खाली पड़े खेत की जुताई कर दें तथा पाटा नहीं चलाएं। मिट्टी को खुला छोड़ देने से इसमें मौजूद खरपतवार तथा कीड़े मकोड़े नष्ट हो जाएंगे। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। जिला गया के कृषक सबाजित पांडे, आप अन्नदाता निःशुल्क फोन सेवा के माध्यम से दुधारू पशुओं को परजीवियों से बचाव के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो सबाजित जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है अन्नदाता कार्यक्रम का यह अंश। चमोकन पकड़ लेते हैं, जो जिसके चलते बहुत सारी बीमारियां होती हैं। चमोकन
जो कि जिसको कॉमन रोगाट गोड़वा कहते हैं, और वो बॉडी में उनके शरीर में चिपके हुए रहते हैं और बहुत से कभी कभी पूरे बॉडी में चिपके हुए रहते हैं। इससे क्या होता है कि यह जो चमोकन जो होते हैं यह रक्त चूसते हैं, इनमें एनीमिया की शिकायत हो जाती है, अर्थात रक्त की कमी हो जाती है। साथ ही साथ ये जो चमोकन है बहुत सारी बीमारियों के भी वाहक होते हैं। ये जो चर्म की क्वालिटी है, ये जो चमड़े की क्वालिटी को भी ये नष्ट करते हैं, इनकी चमक जो है उनसे नष्ट हो जाती है। किसान भाइयों, इससे मुख्य रूप से 3 बीमारियां होती हैं, जिसको एनाप्लाज्मा कहते हैं, एक होता है थैलेरिया कहते हैं, और एक बीमारी बहुत जिसको बेबेसियोसिस कहते हैं, जिसमें कि पेशाब में रक्त आता है और पशु जो है धीरे धीरे एनीमिक हो जाता है। तीनों बीमारियों में पशुओं में जो है बुखार रहेगा, पशु खाना पीना छोड़ देगा, साथ ही साथ रक्त की कमी हो जाएगी। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कभी कभी ये जो रक्त की बीमारी, जो पेशाब से लहू मूतना जिसको कहते हैं, वो बीमारी जो होती है टिक से ही फैलती है। इसमें पशु को क्या होता है, पेशाब से घर में कॉफी कलर यूरिन आता है। जब भी कॉफी कलर यूरिन आप किसान भाई देखें तो ये समझ लें कि हमारे गाय को यह बीमारी लग चुकी है, जो कि मुख्य रूप से आप देखेंगे कि अठैल के द्वारा, चमोकन के द्वारा ही हुआ है। तो इस प्रकार से हम लोग इससे बचाव कैसे कर सकते हैं किसान भाई, बहुत ही सरल उपाय है। आप तो सबसे पहले जब भी अठैल चमोकन हो तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें। बाजार में भी बहुत सारी मुख्य रूप से दवाइयां उपलब्ध हैं, जैसे कि बुटालेक्स, साइपरमेथ्रिन, ये सभी दवाइयां उपलब्ध हैं बाजारों में। और इनके साथ में इसमें करते क्या है, इनकी मात्रा, उचित मात्रा लेकर इनके बॉडी में उल्टा रोमा लगाते हैं, आंख और मुंह बचाते हैं इसमें। तो उल्टा रोमा लगाकर छोड़ देंगे, छोड़ने के बाद जब यह सूख जाए, कंप्लीट छांव में रखेंगे, सूख जाए, सूखने के बाद पुनः जो है जानवर को धो दें और उसको साफ तौलिए से पोंछ दें। और जो कंघी अगर हो, कंबी या बोरा का चट्टा से भी उसको रगड़ के साफ कर सकते हैं। जो मरे हुए थैल होंगे वो गिर जाएंगे। साथ ही साथ कुछ औषधियां भी हैं जो चमड़े के अंदर दी जाती हैं, जिसको हम लोग नियम में आइवरमेक्टिन कहते हैं। आप इसका जो देने का तरीका है वो चमड़े के अंदर सबकट में देते हैं, यहाँ पर इसको देते हैं। देने में क्या होता है, यह इसका जो तरीका है 1 ml पर 50 किलो बॉडी वेट पर इसको हम लोग चमड़े के अंदर देते हैं। इससे भी क्या होता है, ये जो बाहर रूप से अठैल जो है, साथ साथ ढील भी है और मेंज भी है, जितनी भी प्रकार की बीमारियां हैं इससे नष्ट हो जाती हैं। और इस प्रकार से आप अपने पशुओं को भी बचा सकते हैं। साथ साथ किसान भाई, जो दवा आपने खरीदा है उन दवाओं को आप घोल के रूप में बना लें, तथा जहाँ भी कटे फटे दीवाल हैं, जो पैरासाइट हैं, जो अठैल हैं, वो अंडे देते हैं। और जब वो अंडे लार्वा के रूप में बदलकर इस प्रकार वो अपने जो है नवजात के रूप में फॉर्म हो जाते हैं और पुनः जो है वो आक्रमण करते हैं। तो दवा बॉडी शरीर पर लगाने के साथ साथ हम इन दीवालों पर और उनका छिद्रों में भी छिड़काव करते हैं ताकि उनके अंडे मर जाएं। साथ ही साथ और भी जो घरेलू कुछ उपाय भी आप प्रयास कर सकते हैं। नीम का पत्ता, नीम का जो बीज होता है और शरीफा का बीज है, इसको आप थूर कर, उसको कूट कर, उसको बॉयल कर लें और 1 लीटर पानी में कम से कम, जब 2-4 लीटर पानी में उसको खूब बॉयल करें, जब 2 लीटर पानी बच जाए तो उसको उल्टा रोगा लगा दें। वो भी बहुत ही कारगर है। कभी कभी खैनी होता है, उसके डंठल को भी लोग उसमें बॉयल कर देते हैं, वो भी आप दे सकते हैं। लेकिन सबसे सेफ तरीका है, जब हमारे पास बाजार में दवाइयाँ उपलब्ध हैं तो हम उनका उपयोग करें और निश्चित रूप से आप इस बीमारी से, आप इसे चमोकन से बच सकते हैं, जो कि खतरनाक बीमारियों के वाहक होते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। हल्दी की सफल खेती भाग 2। गर्मी के मौसम में मुर्गियों की देखरेख। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annidatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180042540885 पर दोपहर 2 से 3 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं।
फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।